गोपालपुर कभी खुशी कभी गम जैसा प्यार भरा गांव है, जहाँ के भोले भाले लोग गोपाल के ढाबे की जान है। यहाँ की दाल चावल में गजब का जादू है। दुख में खाओ तो गम दूर हो जाता है और सुख में खाओ तो खुशियां दोगुनी हो जाती हैं। ये ढाबा गांव की एकता और प्यार का प्रतीक है। अरे गोपाल, कब तक बनेगी तुम्हारी दाल चावल? दूर दूर तक खुशबू फैली हुई है। अब तो रहा नहीं जा रहा। दाल की खुशबू से मेरी भूख दुगनी हो गई है। सही कह रहे हो सीताराम जी। मेरी नींद तो गोपाल के दाल चावल खाकर ही टूटती है। जल्दी करो गोपाल, अब रहा नहीं जाता। बस थोड़ा सा सब्र रखो, थोड़ी सी देर और। जितना ज्यादा इसको पकाऊंगा उतना ज्यादा स्वाद निखर के आएगा। तो थोड़ा सा समय और दो मुझे। गोपाल धीरे धीरे दिन भर खुशी खुशी अपनी दाल चावल बड़े प्यार से खिलाता है। जैसे ही शाम होती है वो खाना जल्दी खत्म करता है और तभी बारिश होने लगती है। फिर गोपाल बारिश में भीगते भीगते खुशी खुशी घर की तरफ चला जा रहा था। घर पहुंचते पहुंचते बारिश भी रुक गई और वो जल्दी से घर की तरफ जाने लगा, क्योंकि घर पर गोपाल की बूढ़ी माँ उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही गोपाल घर पहुंचा, उसकी बूढ़ी माँ उसका इंतजार कर रही थी और बोली, बेटा, आज तू आने में इतनी देर कैसे कर दी? मैं कब से तेरा राह देख रही थी। क्या तूने कुछ खाया या नहीं? जी माँ, मैंने तो खाना खा लिया था। दरअसल आज काम बहुत ज्यादा था और ऊपर से बारिश भी होने लगी थी, इसलिए आने में देर हो गई। ठीक है बेटा, तू जल्दी से हाथ मुंह धो ले और फिर मेरे पास आकर बैठ जा। आज मुझे तुझसे ढेर सारी बातें करनी है। हाँ माँ, बिल्कुल, हम ढेर सारी बातें करेंगे। इस दुनिया में मेरे पास तेरे अलावा है ही कौन? अब मेरे पास तेरे लिए ही तो समय है। फिर बहुत दुखी मन से गोपाल की माँ बोली, बेटा, जब तू घर से बाहर जाता है तो मेरा मन हमेशा घबराता रहता है। तू तो जानता है कि इस बुढ़ापे में मेरे जीने का सहारा बस तू ही है। डर लगता है कि कहीं तुझे कुछ हो न जाए। माँ, तू ऐसा क्यों सोचती है? मुझे कुछ नहीं होगा। तेरा आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। तू इन फालतू की बातों की चिंता मत कर, बस अपना ख्याल रखा कर। बेटा, अब मेरे शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं रही। मुझे डर है कि कहीं मैं तेरी शादी देखे बिना ही इस दुनिया से न चली जाऊं। मेरी बस यही एक आखिरी इच्छा है कि मैं तुझे किसी अच्छी लड़की के साथ घर बसाते हुए देख लूं। बस यही एक बात मान ले। गोपाल ने अपनी माँ का हाथ अपने हाथों में लिया और भावुक होकर बोला, माँ, तूने तो मुझे बहुत बड़ी उलझन में डाल दिया। मैं तो अपनी पूरी जिंदगी तेरी सेवा में समर्पित करना चाहता था, लेकिन अगर तेरी खुशी इसी में है तो मैं जरूर तुम्हारी बात मानूंगा। मैं शादी के लिए तैयार हूं। बस तू अपनी सेहत का ध्यान रख और ऐसी बातें करना बंद कर। अगली सुबह गोपाल माँ की उस बात को मन में लिए बहुत उलझन में था। उसके दिमाग में ढेरों सवाल चल रहे थे। इन अनसुलझे सवालों और भारी मन के साथ वो अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में लग गया और काम पर चला गया। लेकिन उसका ध्यान बार बार माँ के उन शब्दों पर ही अटक रहा था। नमस्ते गोपाल भाई, क्या हुआ, आज काफी लेट हो गए हो? हम सब यहाँ कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे और तुम्हारी राह देख रहे थे। अरे भाई, बस घर में कुछ जरूरी बातें चल रही थी, इस वजह से थोड़ा समय लग गया। चलो, देर तो हो ही गई है, अब काम शुरू करते हैं। गोपाल के दोस्त ने उसकी बात बड़े ध्यान से सुनी, पर काम का समय होने के कारण गोपाल ने गहरी सांस ली और अपने काम में जुट गया। वो रोज की तरह ही पूरी तन्मयता से अपने ग्राहकों की सेवा करने लगा। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद गोपाल ने सारा काम निपटा लिया था। वो अभी थके हुए हाथों से बर्तनों की साफ सफाई में लगा ही था कि तभी अचानक उसे अपने पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी। अरे ओ गोपाल के बच्चे, अब तू हमारी दुकान खाली कर दे।
बहुत हो गई तेरी सेवा पानी। अब हमारी दुकान हम खुद करेंगे और सारा बकाया किराया कल के कल चाहिए। अरे मालिक, ये क्या कह रहे हैं आप? अचानक दुकान खाली करने को बोल रहे हैं? मैं तो महीने के महीने किराया समय से देता आ रहा हूँ। अचानक क्या हुआ आपको जो दुकान खाली करने के लिए बोल रहे हैं? अरे कमलेश, गोपाल बहुत ही ईमानदार और बहुत ही अच्छा इंसान है और उसकी दुकान की दाल चावल इस गांव की जान है। तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तू सबके साथ खिलवाड़ कर रहा है। रमेश, तू ज्यादा इसमें मदाखलत मत कर। तुझे पता है ना मैं कौन हूँ। मैं इस गांव की मुखिया का बेटा हूँ। ज्यादा ना बोल, नहीं तो तेरा भी बोरिया बिस्तर फेंक दूंगा। गोपाल, तुझे 15 दिन का समय दे रहा हूँ। मुझे मेरी दुकान खाली चाहिए, बस, और कुछ नहीं सुन। और गोपाल भारी दुखी मन से धीरे धीरे घर की तरफ जा रहा था। तभी गांव के कुछ लोगों ने उसे रोक लिया। अरे गोपाल, रुक तो सही। क्या हुआ? इतना उदास सा क्यों लग रहा है? क्या बताऊं राजू भाई, मैंने जो इतने प्यार से और इतनी मेहनत से अपनी दुकान को और गांव वालों के प्यार से इतना आगे बढ़ाया है, और आज मुखिया का छोरा आकर मुझे धमका कर गया है और दुकान खाली करने को कह गया है। अरे गोपाल भाई, परेशान क्यों हो रहे हो? मुखिया मेरी पहचान वाला है। कल मुखिया के घर जाकर मुखिया से आपकी समस्या का समाधान करवाएंगे। शुक्रिया भाई साहब, अब चलता हूँ। घर पे माँ अकेली है। इतना बोलकर गोपाल दुखी मन से वहां से चल पड़ा। बेचारा गोपाल भाई, कितनी मेहनत से इतना नाम कमाया और एक पल में सारी मेहनत पानी में बह गई। हाँ यार, गोपाल भाई का ढाबा इस गांव की जान है। बहुत गलत हुआ गोपाल भाई के साथ। धीरे धीरे गोपाल घर पहुंचने ही वाला था। सूरज पूरी तरह ढल चुका था और चारों तरफ अंधेरा गिरने लगा था। गोपाल के मन में बहुत से सवालों ने उथल पुथल मचा रखी थी। क्या कल मुखिया वास्तव में उसकी मदद करेगा? क्या उसकी दुकान बच पाएगी? अगर सब कुछ हाथ से निकल गया तो वो अपनी माँ का ख्याल कैसे रखेगा? इन चिंताओं के बीच वो अपने घर की देहली पर पहुंचा, जहां माँ की ममता भरी आंखों का इंतजार उसे हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत देता था। घर पहुंचते ही माँ ने गोपाल के चेहरे की उदासी देख ली और फिक्र भरी आवाज में पूछा, अरे गोपाल, क्या हुआ? इतना उदास क्यों लग रहा है? गोपाल ने माँ के आंखों में देखा और उसके मन का बोझ थोड़ा हल्का होने लगा। उसने भारी मन से कहा, माँ, कुछ नहीं, बस आज दिन थोड़ा भारी रहा। वो माँ को सच बताकर उन्हें परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन माँ तो माँ होती है। वे गोपाल की चुप्पी में भी सब कुछ समझ रही थी। और गोपाल अपनी माँ की सिरहानी के पास चुपचाप बैठ गया। कमरे में जलते हुए दिए की लौ मंद मंद कांप रही थी, जैसे गोपाल का मन। उसकी नजरें माँ के चेहरे पर थीं, जो ममता और चिंता का एक मिला जुला भाव लिए हुए थीं। तभी गोपाल की माँ ने जैसे उसके मन की बात पढ़ ली हो, बहुत ही दुखी मन से धीरे से कहा, बेटा गोपाल, तू भले ही कुछ न बोले, लेकिन एक माँ की नजरें अपने बच्चे का दर्द बखूबी पहचानती हैं। आज तूने जो ढाबे पर सब कुछ खोया है, वो सिर्फ ईंट पत्थर की दुकान नहीं, बल्कि तेरी वर्षों की मेहनत और मेरी दुआओं की कमाई थी। गोपाल एकदम निशब्द हो गया। वो माँ के चेहरे को देखता रह गया और उसके मन में हजारों सवाल कौंधने लगे। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो बात उसने अभी किसी से नहीं कही, वो उसकी माँ को इतनी बारीकी से कैसे पता चल गई। गोपाल ने अपनी डबडबाती आंखों को माँ की आंखों में टिका दिया। उसका गला रूंध गया था, फिर भी उसने बड़े धीमे और भारी मन से माँ से पूछा, माँ, क्या सच में तुम्हें सब पता है? क्या तुम्हें मेरी इस हार का, मेरी बेबसी का अंदाज पहले ही हो गया था? मैं तो तुमसे ये सब छिपाना चाहता था ताकि तुम्हारी रातों की नींद ना उड़े, पर क्या मेरी खामोशी ही मेरा सच बोल रही थी? उन्होंने गुस्से और साफ चेतावनी भरे लहजे में कहा, सुन ले, अगर तूने आज बिना लड़े हार मान ली तो मैं तुझे अपना बेटा नहीं मानूंगी। क्या मेहनत का फल इतना सस्ता है कि कोई भी आकर छीन ले और तू चुपचाप देखता रहे? अगर वो मुखिया का बेटा है तो क्या हुआ?
न्याय और मेहनत की ताकत किस गोपाल ने बहुत गहरी और शांत आवाज में कहा, माँ, अब आप सो जाओ, बहुत रात हो गई है। उसके शब्दों में एक अजीब सी स्थिरता थी, मानो उसने अपनी भविष्य की रणनीति को मन ही मन पूरी तरह तैयार कर लिया हो। माँ ने गोपाल के चेहरे को गौर से देखा और उसकी आंखों में जो नया आत्मविश्वास देखा, उससे उनका मन निश्चिंत हो गया। उन्होंने बिना कुछ और कहे बस प्यार से गोपाल के सिर पर हाथ फेरा और ओढ़कर लेट गईं। कमरे में सन्नाटा पसर गया, लेकिन उस सन्नाटे में एक अजीब सी गर्माहट और मजबूती थी। गोपाल वहीं बैठा रहा, दिए की हल्की रोशनी में वो कल की सुबह के बारे में सोचता रहा। उसके मन में अब डर नहीं था, बल्कि एक गहरा संकल्प था। वो जानता था कि आने वाला कल उसके जीवन का सबसे बड़ा इम्तिहान होने वाला है। सूरज की सुनहरी किरणें अभी धरती पर पूरी तरह फैली भी नहीं थीं कि गोपाल और उसकी बूढ़ी माँ ने मुखिया के घर की ओर कदम बढ़ा दिए। माँ की आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उनके चेहरे पर वो दृढ़ता थी जो किसी भी योद्धा को शोभा देती है। वो गांव की पगडंडियों पर चलते हुए लोग उन्हें देख रहे थे और आपस में फुसफुसा रहे थे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि जिस गोपाल को लोग हार मान चुका समझ रहे थे, वो अपनी बूढ़ी माँ के साथ मुखिया के दरवाजे पर दस्तक देने जाएगा। अरे गोपाल, कहाँ चले मुखिया जी के पास? जिस झगड़े में बड़े बड़े लोग हाथ खड़े कर देते हैं, वहां तू अपनी बूढ़ी माँ को लेकर क्या साबित करना चाहता है? वापस लौट जा, वरना मुखिया का बेटा तेरी रही सही इज्जत भी धूल में मिला देगा। गोपाल की माँ ने अपना सिर थोड़ा और ऊंचा किया और उस आदमी की आंखों में आंखें डालकर बड़े संयम के साथ कहा, बेटा, लोग तो तब भी कुछ न कुछ कहते थे जब भगवान राम वन को गए थे। ये लड़ाई सिर्फ एक दुकान की नहीं है, ये एक माँ के बेटे की उस ईमानदारी की लड़ाई है जिसे कुछ लोग अपनी धौंस से दबाना चाहते हैं। रही बात इज्जत धूल में मिलने की, तो जो मेहनत की कमाई पर पलते हैं उनकी इज्जत भगवान के यहाँ कभी कम नहीं होती। अगर मुखिया का बेटा गलत है तो आज नहीं तो कल उसे अपनी गलती का एहसास होगा ही, और अगर हम आज डर कर बैठ गए तो कल वो किसी और के घर का चिराग बुझाएगा। हम लड़ने जा रहे हैं और हमें किसी के तन से कोई फर्क नहीं पड़ता। गोपाल और उसकी माँ धीरे धीरे कदमों से मुखिया की दहलीज पर पहुंच गए। वो चौखट जहां से कभी गांव के न्याय का फैसला होता था, आज उनके लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं थी। जैसे ही गोपाल और उसकी माँ ने मुखिया की दहलीज पर कदम रखा, अंदर का दृश्य देख उनके पैर ठिठक गए। कमरे के बीचों बीच मुखिया अपने बेटे और कुछ अन्य दबंगों के साथ बैठा था। वे सब किसी बात पर जोर जोर से ठहाके लगा रहे थे। उनकी हंसी में किसी की लाचारी का उपहास था। जैसे ही गोपाल दहलीज के अंदर पहुंचा, उसने अपने मन के सारे आक्रोश को एक गहरे संयम के पीछे छिपा लिया। मुखिया और उनके बेटे के उपहास को अनसुना करते हुए उसने बहुत ही शालीनता और सम्मान के साथ हाथ जोड़कर अभिवादन किया। गोपाल ने शांत और स्पष्ट आवाज में कहा, मैं न्याय की गुहार लगा रहा हूँ, क्योंकि ये ढाबा सिर्फ मेरी आजीविका का जरिया नहीं, बल्कि मेरे पिता की आखिरी निशानी है। कल जिस तरह से आपके बेटे और उनके साथियों ने वहां आकर तोड़ फोड़ की और मुझे डराया, वो न केवल कानून के खिलाफ है, बल्कि हमारे गांव की मर्यादा के भी खिलाफ है। इतने में मुखिया जी का लड़का अपनी कुर्सी को जोर से धकेलते हुए उठा। उसके चेहरे पर नसों का तनाव साफ दिख रहा था और उसकी आंखों में अहंकार की आग जल रही थी। वो अपनी जगह से उठकर गोपाल के बिल्कुल करीब आ गया और उंगली उठाते हुए गुस्से में चिल्लाया, बहुत जुबान चल रही है तेरी गोपाल। तुझे क्या लगा यहाँ आकर बड़ी बड़ी बातें करेगा तो सब मान लेंगे? पंचायत? तुझे लगता है कि मेरे होते हुए कोई तेरी बात सुनेगा? तू भूल रहा है कि ये मुखिया की हवेली है, कोई धर्मशाला नहीं जहां तू आकर अपनी फरियाद गाएगा। उसने एक कदम और आगे बढ़ाया और गोपाल के सीने पर हाथ मारते हुए बोला, कल जो हुआ वो तो बस एक शुरुआत थी। अगर आज यहां से दुम दबाकर नहीं भागा तो अगली बार तुझे सिर्फ ढाबे से नहीं,
इस गांव से ही बाहर खदेड़ दूंगा। ये न्याय व्याय सब कागजों पर अच्छा लगता है, हकीकत में जिसकी लाठी उसी की भैंस होती है। ये बात अभी तक समझ नहीं आई तुझे? गोपाल ने कुछ देर गहरी चुप्पी साधे रखी। उसने मुखिया के बेटे की उन धमकियों को बड़ी शांति से सुना और बहुत ही शांत लेकिन भारी आवाज में कहा, मुखिया जी, इन्होंने कहा जिसकी लाठी उसकी भैंस। मैं बस इतना ही पूछना चाहता हूं कि क्या इस गांव में अब कानून और न्याय का स्थान लाठी ने ले लिया है? अगर यही सच है तो फिर इस कुर्सी की, इस पंचायत की और आपके सम्मान की क्या कीमत बची है? मैं यहां से चला जाऊंगा अगर आप मुझे ये लिख कर दे दें कि इस गांव में अब कोई नियम नहीं, सिर्फ जोर जबरदस्ती चलती है। लेकिन याद रखिए, जिस दिन लाठी की ताकत कानून से बड़ी हो जाती है, उस दिन गांव का विनाश शुरू हो जाता है। आप तय कर लीजिए, आप इस गांव के मुखिया हैं या केवल एक पिता जो अपने बेटे के गलत कदमों को न्याय का नाम दे रहा है। ये कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां न्याय और अहंकार आमने सामने हैं। गोपाल और उसकी मां का आत्मसम्मान दांव पर लगा है। कहानी अब उस निर्णायक बिंदु पर पहुंच गई है जहां एक तरफ मुखिया का पिता वाला रूप है और दूसरी तरफ मुखिया वाला पद। ये सब हम भाग 2 अगले पड़ाव में देखेंगे। गोपाल और उसकी मां के इस संघर्ष को आगे बढ़ाने और ये जानने के लिए कि मुखिया का फैसला क्या होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपके अनुसार मुखिया का अगला कदम क्या होना चाहिए।